हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड ड्यू सोल एनसीबीब होने वाला है। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली विद नोट्स के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी का यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है उत्तरी भारत में राजपूत जो है राजपूत राज्यों का उदय हुआ, प्लस में सामाजिक स्थिति कहती थी और आर्थिक आधार क्या था। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपका सिलेबस होने वाला है, ये सिलेबस आपका एनईपी के पूरा अकॉर्डिंग होने वाला है कि लेटेस्ट वीडियो होने वाला है विद एनईपी के। ठीक है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही होने वाला है। इससे पहले जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको सही वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, जहां पे हम जानने वाले सामाजिक और आर्थिक आधार कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परिचय की। क्या करते हैं, परिचय की। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल कई क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यानी कि जो भारतीय इतिहास था, भारतीय इतिहास में जो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग का जो मध्ययुगीन काल था, इसको कई क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है काल माना जा रहा है। इस अवधि के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक क्षेत्र कबीले के रूप में राजपूतों का उदय हुआ। इस अवधि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें ये देखने को मिला, जो क्षेत्र था ना, क्षेत्र कबीलों के रूप में जो क्षेत्र था, क्षेत्र वंश। ठीक है, इनका क्या कबीलों के रूप में राजपूतों का उदय हुआ। प्रारंभिक विद्वानों या स्टार्टिंग के जो विद्वान थे, विद्वानों के अनुसार इस अवधि को मध्यकालीन हिंदू भारत या राजपूत काल के रूप में संदर्भित करता है या जाना जाता है या बताया जाता है। राजपूतों ने भारतीय इतिहास में पश्चिमी और मध्य भारत को आकार देने में जो भूमिका निभाई है, यानी कि जो भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल को आकार देने में, यानी कि राजपूतों ने भारतीय इतिहास में पश्चिमी और मध्य भारत को आकार देने में जो भूमिका निभाई है, वह उन्हें प्रारंभिक और उत्तर मध्यकालीन भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। क्या एक महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं इन राजपूतों को। राजपूत शब्द का अर्थ किसी एक परिवार या कबीले से नहीं है। जो राजपूत शब्द है, इसका अर्थ किसी परिवार या फिर किसी एक कबीले से नहीं है, बल्कि क्या है, एक बहुत बड़े योद्धा समुदाय से है या फिर योद्धा वर्ग से है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, साक्ष्य। अब हम जानने लगे हमें क्या कैसे पता चलता है राजपूतों के बारे में, क्या क्या साक्ष्य है। ठीक है, तो राजपूतों की वंशावली बात करते हैं। राजपूतों की वंशावली और कालानुक्रमिक विवरण, जो काल के अनुसार जो विवरण इतिहासकारों को अभिलेख्य क्या इतिहासकार जो उनको अभिलेख्य साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। जो अभिलेख लिखे गए ना, उनके उन साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। राजा भोज के ग्वालियर, जो राजा भोज थे उनके ग्वालियर शिलालेख में, ठीक है, कन्नौज के प्रतिहारों का उल्लेख, जो कन्नौज के जो प्रतिहार थे उनके जो उल्लेख है, रामायण के जो लक्ष्मण थे ना, उसके वंशज के रूप में बताया जाता है। किसको, राजपूतों को। हर्ष का शिलालेख चहमानों को गोवाक के साथ जोड़ा जाता है, चहमानों को गोवाक के साथ में जोड़ा जाता है, और यह दर्शाते हैं कि वे सूर्य वंश से संबंधित है। और यह वे दर्शाते हैं कि ये किससे संबंधित है, सूर्य वंश से संबंधित थे। विजोलिया शिलालेख चहमान की वंशावली का पता देते हैं। जो विजोलिया जो शिलालेख है, ये क्या है, चहमान की जो वंशावली है उसका पता देते हैं। वे सामंत थे, ये क्या थे, ये सामंत थे जो बाद में राजा बन गए। क्या थे, बाद में क्या बन गए, पहले तो सामंत थे, बाद में क्या बन गए, राजा बन गए। विभिन्न रूपों में साहित्यिक साक्ष्य राजपूतों के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत मदद करता है। यानी कि जो विभिन्न रूपों में जो हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राजपूतों के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करता है। ख्यात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अतीत का लेखन। ख्यात शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, अतीत का लेखन। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि आपका ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे नेन्सीरिया ख्यात, ठीक है, सबसे पहले आता है नेन्सीरिया ख्यात, बंकी दासरी ख्यात, श्याम लदासरी ख्यात। कुछ थोड़ा अजीब से नाम है, इनको आपको एक दो बार पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चरण परंपरा के रूप में माने जाने वाले लेखन को चरम साहित्य के रूप में जाना जाता है। ये जो साहित्य है, इनको चरण साहित्य के रूप में जाना जाता है। साहित्य का यह रूप एक काव्य रूप में लिखा गया है। साहित्य का जो ये रूप है, इसे काव्य रूप में लिखा गया है, जिसमें लेखक द्वारा राजा की प्रशंसा की गई, जिसमें लेखक के द्वारा क्या है, ओनली राजा की प्रशंसा की गई है। चरण साहित्य का विश्लेषण करते समय सावधानी पूर्वक
अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। जो चरण साहित्य है इसका विश्लेषण करते समय, इसको पढ़ते समय, इसमें से पुनर्निर्माण के इतिहास का पुनर्निर्माण करते समय इसमें क्या है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली राजा की प्रशंसा की गई, तो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कोई राजा गलत ना करे। ठीक है, क्योंकि उनमें संरक्षण प्रदान करने वाले राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण यानी अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर विवरण देने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रवृत्ति होती है उसको अच्छा दिखाने की। ठीक है, इसमें राजपूतों के 4 वंशों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, यानी कि इसमें जो राजपूतों के जो 4 वंशज है, ठीक है, वंशों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है या फिर मानी जाती है। इस काल का प्रसिद्ध साहित्य चंदावरदाई, ये क्या है, इस काल का सबसे प्रसिद्ध जो साहित्य था वो चंदावरदाई द्वारा लिखित पृथ्वी राजसो है। इस क्या है, चंदावरदाई के द्वारा लिखित एक क्या है, पृथ्वी राजसो है, पृथ्वी रासो है। ठीक है, कुल मिलाकर बात करें, कुल मिलाकर पृथ्वी राजरासो 36 राजपूत वंशों का उल्लेख करता है। कितने वंशों का? 36 राजवंशों का उल्लेख करता है। एक कश्मीरी कवि जगनीक ने क्या किया, पृथ्वी राज विजय महाकाव्य लिखा। पृथ्वी राज का एक विजय महाकाव्य लिखा, जो हमें पृथ्वी राज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी देते, जो हमें पृथ्वी राज चौहान के तृतीय के बारे में हमें क्या करते हैं, जानकारी देते हैं या जानकारी प्रदान करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजपूत शब्द की परिभाषा। अब जानेंगे आखिर राजपूत जो शब्द है इसकी क्या परिभाषा है, ये क्या है। ठीक है, राजपूत शब्द एक शासक और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो राजपूत जो ये वर्ग है, ये शब्द है, क्या करता है, एक शासक और सैन्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूल रूप से क्षेत्र थे, जो मूल रूप से क्या थे, क्षेत्र थे। इस शब्द का उपयोग एक विशेष योद्धा वर्ग के लिए किया जाता है। इस शब्द का जो प्रयोग है क्या, एक विशेष योद्धा शब्द के लिए, योद्धा वर्ग के लिए किया जाता है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में उत्पन्न हुए थे। जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। राजपूतों ने अगली कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे अपने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को मजबूत और विस्तृत किया, यानी कि जो कुछ अगली कुछ शताब्दियों में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने अपने राजनीतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक आधार था उसको मजबूत तो क्या ही किया, और साथ में क्या उसको विस्तारित भी किया, यानी विस्तृत भी किया, यानी बढ़ाया भी। ठीक है, राजपूत शब्द राजपुत्र यानी राजा का पुत्र शब्द का एक अभ्रंश रूप प्रतीत होता है। जो राजपूत जो शब्द है ये क्या है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ये राजपूत मींस क्या होता है, राजा का पुत्र। इस शब्द का अभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप जो है प्रतीत होता है, राजपूत या फिर राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र अर्थात जिसने आक्रमणकारियों से अपनी राज्य या मृत भूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, जिसने क्या है, अपनी राज्य या फिर अपने राज्य या फिर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया हो, लड़ाई लड़ी हो। राजपूत शब्द का अर्थ है एक उच्चतम क्षेत्र। राजपूत शब्द का क्या है, एक जो अर्थ है वो क्या है, एक उच्चतर क्षेत्र, यानी जो युद्ध वगैरह करते हैं। इस शब्द का उपयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के लिए किया जाता है। इस शब्द का जो उपयोग है किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के लिए किया जाता है। टवर्नियर कहते हैं, जो टवर्नियर नाम के एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि राजपूत एकमात्र मूर्ति पूजा है। जो वो कहते हैं कि राजपूत जो है ये एकमात्र क्या मूर्ति पूजा है, जो बहादुर है, जो क्या है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहादुर है, और हथियार प्रयोग करने के पेशे से जुड़े, और ये क्या हथियार प्रयोग करने के पेशे से जुड़े हैं। इतना क्लियर है? यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति का मूल सिद्धांत। ठीक है, स्वदेशी और विदेशी, यानी कि जो राजपूत के जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, राजपूत का जो उत्पत्ति हुई है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, स्वदेशी और विदेशी। ठीक है, स्वदेशी और विदेशी दोनों ही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्वदेशी मूल सिद्धांत, यानी स्वदेशी हमारे यहाँ के मूल सिद्धांत क्या कहते हैं। अग्निकुल सिद्धांत अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। जो अग्निकुल है, ये अग्निकुल के सिद्धांत क्या है, अग्नि से राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो बताते हैं। राजस्थानी चरण साहित्य ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में प्रसिद्ध अग्निकुल मिथिक का प्रचार किया है, यानी मिथिक मीन्स क्या होता है, झूठा या फिर गलत साबित किया है। इतना क्लियर है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो में चौहान को अग्नि से जन्मा बताया था, जो अग्निकुल से संबंधित था। यानी कि जो पृथ्वीराज रासो था उसमें क्या था कि पृथ्वीराज रासो में चौहान को क्या था, अग्निकुल से जन्मा हुआ बताया था, जो क्या अग्निकुल से संबंधित
था। एक कहानी के रूप में अगर हम देखें, एक कहानी के अनुसार बात करते हैं तो कहानी देख लो क्या है, पढ़ लेता हूं मैं कहानी को, ठीक है। जब विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि अबू पर्वत पर महान महान यज्ञ कर रहे थे, वहां राक्षसों से परेशान थे। वो क्या थे? राक्षसों से परेशान थे। इन राक्षसों को दंडित करने के लिए वशिष्ठ ने 3 योद्धाओं को यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया। यानी कि उन जो राक्षस थे, उन राक्षसों से बचने के लिए या फिर निपटने के लिए क्या किया था? एक वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने 3 योद्धाओं को यज्ञ अग्नि से क्या किया था? उत्पन्न किया था। यह योद्धा थे, ये क्या थे? ये योद्धा थे प्रतिहार, चालुक्य और परमर। प्रतिहार, चालुक्य और परमार, ठीक है। लेकिन जब प्रयास व्यर्थ हो गया तो वशिष्ठ ने क्या किया? जो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने फिर से पवित्र यज्ञ किया और चौहान नाम के चौथे योद्धा का निर्माण किया। और क्या? चौहान नाम के चौथे योद्धा का भी उन्होंने निर्माण किया। रामायण में एक और प्रचलित कहानी है, रामायण जो उसमें एक और प्रचलित कहानी है, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने अपनी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय को वापस पाने के लिए विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ योद्धा जैसे शक, पल्लव, कंबोज, ठीक है, आदि बनाए। परमारों को इसी तरह के एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जो परमारो था, इसको भी इसी तरह के एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। यह मुख्य रूप से आक्रामक योद्धा थे। क्या थे? मुख्य रूप से क्या थे? आक्रामक योद्धा थे, जो युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे। जो युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे, युद्ध लड़ने के लिए ही बनाए गए थे। चौहानों ने स्वयं को भगवान कृष्ण के परिवार से संबंधित सोमवंशी होने का दावा किया। जो चौहान थे ना, चौहानों ने क्या किया? स्वयं को भगवान कृष्ण के परिवारों से संबंधित सोमवंशी होने का दावा किया। लेकिन अन्य साक्ष्यों में वे भगवान राम से जुड़े हैं। लेकिन बात करें अन्य साक्ष्यों की, तो अन्य साक्ष्य क्या है? वो भगवान राम से जुड़े हुए हैं। सौर परिवार से उत्पन्न होने का दावा करते हैं। और क्या है? ये कहते सौर परिवार से उत्पन्न होने का दावा करते हैं। पृथ्वीराज, विजय, हम्मीर, महाकाव्य, सूर्यजन चरित्र आदि कृतियों में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या है? कई सारे ऐसे चौहानों को क्या है? कृतियां हैं, कृतियों में क्या है? चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। रतनपाल के सेवड़ी लेख से, जो रतनपाल है उसके सेवड़ी एक लेख है, सेवड़ी लेख से पता चलता है कि चौहान भगवान इंद्र से उत्पन्न हुए थे। यानी कि सबका क्या अलग अलग मान्यता, सब अपने अपने अलग अलग अपने ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सौर मूल के संदर्भ में वह यह मानते थे कि पहले सौर राजा इच्छुक थे। पहले सौर राजा कौन थे? इच्छुक थे। इसलिए जिन चौहानों ने इच्छुक के समय से पहले जन्म का दावा किया था, उन्हें सूर्यवंशी नहीं माना जा सकता। चौहान लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जो चौहान थे, लोग क्या थे? लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे और उन्हें क्षेत्र माना जा रहा था। और उन्हें क्या? क्षेत्र माना जा रहा था। ये था हमारा स्वदेशी मूल। और देखने वाले हम लोग विदेशी मूल, यानी विदेशी मूल क्या कहते हैं, विदेशी लेखक क्या कहते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि राजपूत कुषाणों के वंशज थे। ये जो अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, ये इनका ये कहना है कि जो राजपूत है किसके वंशज थे? कुषाणों के वंशज थे। पहली बार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि राजपूत सिथियान मूल के हैं। किसके मूल के? सिथियान मूल के हैं, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न समूह में खुद को संगठित किया। जिन्होंने भारतीय समुदाय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में समूह में क्या किया? खुद को संगठित किया या फिर जोड़ा है। समाज का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र वर्ग को असमानता आत्मसात किया, यानी कि अपना लिया। यानी कि जब वो समाज में के हिस्सा बनने के बाद उन्होंने क्या किया? क्षेत्र वर्ग को आत्मसात किया और पौराणिक परंपराओं के सौर और चंद्र परिवारों के साथ अपने वंश को जोड़ा। यानी कि क्या हुआ? उन्होंने जो आत्मसात किया और जो पौराणिक जो परंपराओं थी, परंपराओं के सौर और चंद्र परिवारों के साथ में उन्होंने क्या वंश को जोड़ा। इसके अनुसार विभिन्न विदेशी जनजातियां आई। इसके बाद कई और भी विदेशी जनजातियां आई और समय के साथ खुद को भारतीय बनाया, खुद को क्या भारतीय बनाया और उनमें से श्रेष्ठ राजपूत शासक बने। उनमें से क्या श्रेष्ठ जो थे वो राजपूत शासक बने। कुछ परंपराएं जैसे अश्वमेध यज्ञ, तोप खाने की पूजा आदि राजपूतों को उन लोगों से जोड़ते हैं जो एक योद्धा के बल के रूप में आते हैं, यानी बल के रूप में आए थे।
गुर्जर प्रतिहार जैसे प्रारंभिक राजपूतों का संबंध गुर्जर से था। यानी जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये जैसे जो गुर्जर प्रतिहार जैसे जो प्रारंभिक राजपूतों का जो संबंध था किससे था? गुर्जरों से था, जो हुर्नों के साथ आए थे। जो किसके साथ आए थे? हुर्नों के साथ आए थे। स्मिथ ने बताया कि राजपूत निचले दर्जे के क्षेत्र थे। स्मिथ ये बताते हैं जो राजपूत थे निचले दर्जे के क्षेत्र थे, यानी कि नीची जाति के क्षेत्र थे, और बाद में सत्ता हासिल करने से राजाओं का दर्जा हासिल किया। और बाद में क्या हुआ? इन्होंने सत्ता जब हासिल की तो उन्हें राजा का जो था समर्थन प्राप्त हो गया, फिर सत्ता हासिल हो गई या फिर समर्थन मिल गया। राजपूत मिश्रित नस्ल के थे। जो राजपूत थे वो मिश्रित नस्ल के थे, जिन्होंने बाद में क्षेत्र का दर्जा हासिल कर लिया। जिन्होंने क्या किया? बाद में क्षेत्र का दर्जा हासिल कर लिया। ठीक है। डी.आर. मंडारकर नाम के एक व्यक्ति है, मंडारकर ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों के गुर्जर आरंभिक राजपूत थे और खजार जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के? खजार जनजाति के थे, जो शक और हुर्नों के साथ, जो क्या थे? शक और हुर्नों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। शक और हुर्नों के साथ में क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। विदेशी जनजाति ने स्वदेशी संस्कृति और समाज में खुद को बदल लिया। यानी कि जो विदेशी जनजाति थी, इन्होंने क्या हुआ? स्वदेशी संस्कृति और समाज में खुद को क्या किया? उन्होंने बदल लिया। यह भारतीय इतिहास के लिए नया नहीं था। ये क्या था? भारतीय इतिहास के लिए नया नहीं था, क्योंकि और भी कई सारे लोग क्या अपना धर्म परिवर्तन करते रहे, ये चीजें चलती आ रही थी। हाल के क्या था? परिप्रेक्ष्य। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हालिया दृष्टिकोण अग्निकुल या चंद्रवंश की अवधारणा से परे है। ऐसा नहीं है कि पिछली धारणाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अलग तो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पिछली जो धारणाएं थी उनसे पूरी तरह से इसे हटा दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ठीक है। एक नए दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जो अवधारणाओं का अधिक विश्लेषण करता है। जो अवधारणा क्या कहता है? अधिक विश्लेषण करता है। इतिहासकारों ने इन योद्धा समूह को मिश्रित जाति का बताया। इस इतिहासकारों क्या हुआ? योद्धा समुदाय क्या मिश्रित जाति का बताया, जो धीरे धीरे राजपूतों में विकसित हुई। जो राजपूत है उनको में विकसित हुई है। कलहन द्वारा राजा तरंगिनी में सुझाए गए 36 कुलों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 36 कुलों के बारे में बात करते हैं। इन विद्वानों ने एक नए दृष्टिकोण के साथ पौराणिक कथाओं का विश्लेषण किया। ये जो विद्वान थे इन्होंने क्या किया? एक नए दृष्टिकोण के साथ में, एक नए नजरिए के साथ में क्या पौराणिक कथाओं का क्या विश्लेषण किया, छानबीन किया, और उन्हें एक नए बने राज्यों का राज्य गठन और वैधता की आवश्यकता के बारे में जोड़ा या विदग्धता के साथ जोड़ा रहा। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान सांभर क्षेत्र में शंकुधारी क्या शंकुधारी के साथ चौहान, शंकुधारी के साथ में क्या था? चौहान। ठीक है। क्षेत्र की पहचान की जाती है। कितना क्लियर है? ठीक है। इस क्षेत्र में कृषि विकास और राजपूतों की बस्तियों के बड़े समूह के नियंत्रण के रूप में उभरने की चर्चा करते हैं, जिसके कारण उनकी वृद्धि अभिजात वर्ग के रूप में हुई है। देखो इसमें क्या है, ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, डायरेक्ट बस पढ़ते जाओ, सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन होती जाएगी। इसलिए मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन कुछ करने लगे पढ़ा उसमें समझाऊंगा तो रिपीटेड होगा, सेम वही होगा। ठीक है। धीरे धीरे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी गतिशीलता आई। जैसे जैसे इनके नियंत्रण में भूमि बढ़ती गई, जैसे जैसे इनके नियंत्रण में भूमि आती गई, सेम उसी तरह सामाजिक क्षेत्र था उसका भी विकास होता गया। उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति का विस्तार किया या फिर बढ़ावा दिया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। और उनके बीच अन्य शासक वंशों का उदय हुआ, और उसके बीच में क्या अन्य शासक जो वर्ग थे उनका उदय हो गया। इतना क्लियर है? ठीक है। मुझे उम्मीद यहाँ तक वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या? उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उदय। क्या था? उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उदय। महमूद गजनी की मृत्यु से लेकर मोहम्मद गौरी की तराइन युद्ध तक की अवधि में उत्तर भारत में कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं था। यानी कि ये जो कुछ समुदाय महमूद गजनी की मृत्यु के बाद से लेकर के मोहम्मद गौरी तक में क्या था? मोहम्मद गौरी तक जब तराइन का युद्ध हुआ उस टाइम तक में कोई भी भारत में कोई भी जो था बड़ा साम्राज्य नहीं था। बहुत छोटे छोटे राजपूत राज्य आपसी युद्ध और ईर्ष्या से प्रचलित थे। यानी थे तो सही, लेकिन छोटे छोटे थे जो कि अपनी ईर्ष्या से ही प्रचलित थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में अनिश्चितता
अराजकता यानी कि अनिश्चितता, यानी कि एक दूसरे के साथ में क्या करना, सही से बातचीत ना करना, एक दूसरे का बुरा सोचना, ठीक है। अनिश्चितता, अराजकता और असहमति भारतीय राजनीतिक जीवन की विशेषता थी। क्या थी? विशेषता थी। कन्नौज पर महमूद गजनी के आक्रमण के बाद, कन्नौज पे क्या, महमूद गजनी के आक्रमण के बाद कमजोर प्रतिहार शक्ति का पालन हो रहा था, यानी कि कमजोर प्रतिहार क्या, शक्ति का पालन हो रहा था, जिससे कई छोटे राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिससे क्या, जितने और छोटे राज्य थे उनका जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया, फिर मार्ग खुल गए। गढ़वाल दोआब क्षेत्र में शासन कर रहे थे। जो गढ़वाल लोग थे वो क्या, दोआब क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। जिनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। लेकिन अब कन्नौज अपना पुराना वैभव खो चुका, लेकिन कन्नौज जो था अब क्या था, अपना पुराना वैभव खो चुका था, पुराना जो भी ताकत थी उसको खो रहा था। उनकी शक्ति का दूसरा केंद्र वाराणसी था। उनकी जो शक्ति का जो दूसरा केंद्र क्या था, वाराणसी था। उन्होंने बंगाल के पाल और दिल्ली के तोमर के साथ लड़ाई लड़ी। किसके साथ में? दिल्ली के जो उन्होंने क्या हुआ, पाल और दिल्ली के तोमर के साथ में क्या होगी, लड़ाई लड़ी। चौहान राजस्थान में शक्तिशाली होते गए। जो चौहान था वो राजस्थान में क्या हुआ, शक्तिशाली होते गए। चौहान लगातार गुजरात के सोलंकी, जो चौहान था वो क्या था, लगातार गुजरात के जो सोलंकी, जो चालुक्य और मालवा के परंपराओं के साथ लड़े। क्या परंपराओं के साथ लड़े? चौहान ने 1151 में दिल्ली को तोमर वंश जीत लिया। तोमर वंश को क्या किया? जीत लिया। किसने? हमारे ये जो है चौहान ने 1100 की दिल्ली को जो था वो तोमर वंश से जीत लिया गया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो पाल प्रतिहार और राजपूतों के बीच लड़ रहा था, यानी चल रहा था, वह अब बहुपक्ष हो गया था। अब क्या था? बहुपक्ष हो गया था। अब 3 लोगों के बीच की लड़ाई नहीं थी, अब और भी कई सारे लोग इसमें जुड़ गए थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नवव्यवस्थित राजपूत राज्य भूमिका निभा रहे थे। जिसमें बहुत सारे जो नवव्यवस्थित राज्य थे वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। मोहम्मद गौरी ने 1191-1192 में तराइन में 2 युद्ध पृथ्वीराज से लड़े। यानी कि जो हमारा ये था चौहान ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने 1191-1192 में तराइन, जिसमें बहुत सारे जो नव स्थापित राजपूत राज्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी भूमिका निभा रहे थे। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया, उनसे लड़ाई भी लड़ी या फिर युद्ध किया। इतना क्लियर है? तराइन में दो पृथ्वीराज थे। तराइन में क्या थे? 2 पृथ्वीराज थे, ठीक है, लड़े। और 1994 चंदावर में गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया। गढ़वाल शासक था जयचंद्र को क्या कर दिया? पराजित कर दिया गया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या आता है, इन तीनों प्रमुख युद्धों ने उत्तर भारत की राजनीति में, इन तीनों युद्धों ने उत्तर भारत की जो राजनीति थी, राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। बहुत बड़ा क्या परिवर्तन किया। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1206 में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा चैप्टर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई। चैप्टर जो है हमने एक ही लेक्चर वीडियो में कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर में ज्यादा कुछ समझाने लायक था नहीं, बाकी सारी चीजें हमें पढ़ते हुए चलनी थी, सारी चीजें हमें पढ़ते हुए आगे बढ़ना था। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।